Hello, let this question. Two billiard balls of same size mass are in contact on a billiard tables. Third ball of the same mass and size strike them symmetrically and remain at rest. After the impact, find the coefficient of rotation between the ball. बेटा ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मान लीजिए दो बॉल्स है जिनके साइज भी सेम है और मास भी सेम है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस M1 का तो मास M है बेटा, इस M2 का तो मास M है बेटा। यहाँ पे ये भी रेस्ट कंडीशन पर है, तो ये भी रेस्ट कंडीशन पर बेटा, ये भी रेस्ट कंडीशन पर है। यहाँ पे कोई तीसरी बॉल आती है बेटा जो इससे कोलाइड कर जाती है, जिसका मास यहाँ पर कितना है m मास है बेटा। और जो कोलाइड करती है बेटा उसका जो मास m है, अगर वो कोलाइड करते समय उसकी जो उसकी स्पीड दी गई है बेटा, वो स्पीड हमें यहाँ पे u मीटर पर सेकेंड स्पीड उसमें दी गई है। और तीनों का बेटा रेडियस क्या है, सेम रेडियस हमें बताया गया है। आफ्टर कोलिजन्स बेटा, जैसे कोलिजन के बीच में हो जाता है, तो आफ्टर कॉलिजन हम क्या देखते हैं कि जैसे इनके बीच में कॉलिजन्स इम्पैक्ट कर जाता है, तो कॉलिजन्स के बाद में हम क्या देखते हैं कि ये मूव करना शुरू कर देते हैं बेटा। ये ए बॉल है, ये बी बॉल है और ये आपके पास सी बॉल है बेटा। तो आफ्टर कॉलिजन हम क्या देख रहे हैं कि जो बी और ए है बेटा, ये बी वाला बॉल है और ये ए वाला बॉल है बेटा। और ये कौन सा बॉल है बेटा, आपके पास यहाँ पे सी वाला बॉल है बेटा। तो जो ए वाला है ये बी वाला है और ये सी वाला है बेटा। तो यहाँ पे ये मूव करने लग जाता है बेटा, इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, इसका कोई ना कोई स्पीड यहाँ पे v1 हो जाता होगा। और यहाँ पे ये मूव करने लग जाता है बेटा सी वाला, इसका स्पीड यहाँ पे v2 हो जाता है बेटा। और यहाँ बी किस कंडीशन पर है बेटा, बी तो आपका रेस्ट कंडीशन पर है। ये तो ए का स्पीड मैंने v1 माना है और बी सी का स्पीड v2 माना है बेटा। और ये यहाँ पे क्या बनाइए, दोनों के सेंटर मास को मिलाने वाले लाइन बनाइए आफ्टर द कॉलिजन्स बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एंगल यहाँ पे कितना बन जाता होगा, कितने एंगल से बन रहा होगा बेटा, तो आप खुद सोचिए। यहाँ पे जो स्पेयर्स दी गए हैं, यहाँ पे जो बॉल्स हैं बेटा, वो आपस में कांटेक्ट में है और सेम साइज की बताई गई है। तो अगर सेम साइज की बॉल्स बताई जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो रेडियस इसका है वो रेडियस इसका होने वाला है, तो मतलब फाइनली रेडियस और रेडियस मिलाऊंगा तो डायमीटर 2a हो जाएगा। और वही रेडियस से डायमीटर ये होने वाला है, मतलब ये भी 2a हो जाएगा। और ये देखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो मतलब और अगर हर साइड आपके सेम हो गई है और एंगल आपको यहाँ पे सेम देखने को आपको मिल रहा है बेटा, हर एंगल अगर आपको सेम देखने को मिल रहा है, तो मैं कह सकते हैं कि इनके जो सेंटर को मिलाने पर, इनके जो सेंटर्स हैं उनको मिलाने पर, जैसे इसका भी सेंटर का मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, तो इसका भी सेंटर को अगर मैं यहाँ से मिला दूँ, तो यहाँ पे क्या देखूंगा, हर साइड यहाँ पे सेम है। ये भी ए है तो ये भी ए है, ए भी ए है बेटा। अगर रेडियस a/2 मान लो तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो ये इक्वेटर एंगल बन गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 डिग्री का जस्ट हाफ जो एंगल है, जस्ट हाफ जो एंगल ये वाला होगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाता है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। मतलब जो यहाँ पे v1 स्पीड होने वाली है, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल की हो जाएगी, 30 डिग्री की हो जाती है। और जो v2 स्पीड इधर होने वाली है, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से बेटा 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल हो जाता है बेटा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री के हो जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दे, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के हम इनकी स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी के मास यहाँ पर mm है बेटा। ये एक की बात हो रही है, ये ए वाले की स्पीड की बात हो गई, ये बी स्पीड वाले की बात हो गई, सी वाले की बात हो गई है, और बी तो आपका रेस्ट कंडीशन पर है। ये किसकी बात हो गई बेटा, यहाँ पे सी स्पीड की, सी वाले जो बॉल है, बॉल सी की बात हो जाती है। और जो बॉल बी है आपकी, बॉल बी किस कंडीशन पर है, बॉल बी तो आपकी यहाँ पर रेस्ट कंडीशन पर है। तो अगर मैं बात करूँ कि बॉल ए, ये जो स्पीड यहाँ पे v1 स्पीड है, तो इसका एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, ओरिजेंटल से 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है बेटा। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, तो इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos 30 हो जाएगा, है ना। और इसका इधर जो एंग कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा v1 sin 30 हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर मैं बी बॉल की बात करता हूँ, सी बॉल की बात करता हूँ, तो सी बॉल की भी स्पीड यहाँ पे कितनी है, v2 है। और इसका भी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री का है। तो इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v2 cos 30 हो जाएगा। और इसका जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, वो v2 sin 30 हो जाता है बेटा। ये v2 sin 30 हो जाता है। और यहाँ पे b किस कंडीशन पर, आपका रेस्ट कंडीशन पर है, तो इसका स्पीड यहाँ पर कितना है बेटा, 0 है बेटा। b का स्पीड यहाँ पे 0 है। ये a की स्पीड्स हैं, ये c की स्पीड है बेटा। और इनिशियली केवल a भी रेस्ट पर था, सी भी रेस्ट पर था, केवल बी चल रहा था जिसका मास m kg का था, u मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन एक्स डायरेक्शन बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करने से बेटा हम यहाँ पे इसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन बेटा। तो फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले कहाँ पे, इन एक्स डायरेक्शन में बेटा। तो इनिशियली बेटा हम क्या देखते हैं कि जो पहले वाला बॉल है वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, बाकी बी दोनों बॉल्स किस पर है, रेस्ट कंडीशन पर है।
आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बी वाला तो रेस्ट कंडीशन पर आ गया, पहले वाला जो है आपका V1 cos 30 डिग्री से आपका आगे मूव कर रहा है, दूसरा वाला भी बेटा आपका M V2 cos 30 डिग्री से आगे मूव कर रहा है, और जो बी बोल थी बेटा वो किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है। तो फाइनली MU, और यहाँ पे अगर हम M को कॉमन ले लेते हैं तो MV1 cos 30 डिग्री हो जाता है √3/2, और यहाँ पे MV2 और cos 30 डिग्री हो जाता है √3/2 बेटा, M से M कट जाएगा, तो V1 प्लस V2 जो है बेटा आपके पास यहाँ पे 2U/√3 स्पीड हो जाती है बेटा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है बेटा। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कॉलिजन्स हो रहा है, अप्लाई कर दें कंजर्वेशन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई करते हैं इन वाई डायरेक्शन बेटा, तो इन वाई डायरेक्शन में अप्लाई करने पर क्या होगा कि जो इनिशियली है, इनिशियली वाई डायरेक्शन मोमेंटम कितना है, जीरो है, क्योंकि सब पार्टिकल्स एक्स में मूव कर रहे हैं, तो इनिशियली वाई डायरेक्शन मोमेंटम कितना है, जीरो है बेटा। और उसका अगर मोमेंटम देखें वाई डायरेक्शन में कितना, तो M1V1 sin 30 डिग्री हो जाएगा, और दूसरे वाले का देखते हैं तो नीचे की तरफ है, तो MV2 माइनस sin 30 डिग्री हो जाएगा, और बी वाला आपका किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर, उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि V1 बराबर V2 हो जाता है बेटा। तो अगर V1 बराबर V2 हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ से देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर फ्रॉम V1 V2 बराबर हो गया, इसको वी एज्यूम कर सकते हैं बेटा। तो V1 V2 अगर मैं वी एज्यूम कर लेता हूँ तो ये 2V हो जाएगा, और ये 2U/√3 हो जाता है, 2U/√3 हो जाता है बेटा, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली जो V है वो आपके पास U/√3 आ जाता है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इलास्टिक यहाँ पे कॉलिजन्स होते हैं, तो कॉलिजन्स होने के बाद ये V1 भी आपका यहाँ पे V1 जो है आपका U/√3 से मूव कर रहा है, मतलब V1 आपका यहाँ पे U/√3 से मूव कर रहा है, और V2 भी आपका यहाँ पे U/√3 से मूव करता है बेटा, है ना। तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि बी बोल आपके यहाँ पे U स्पीड से आ रही थी, और जो ए बोल थी बेटा वो इनिशियली आपकी यहाँ पे रेस्ट कंडीशन पे थी, ए भी रेस्ट पर थी, सी भी रेस्ट पर थी, और बी बोल आपके यहाँ पर आ रही थी। और जैसे कॉलिजन्स हुआ, तो कॉलिजन्स होने के बाद में तो बी तो आपकी किस कंडीशन पर आ गई है, बी तो आपके रेस्ट कंडीशन पर आ चुकी है, बी तो रेस्ट कंडीशन पर आ गई, और जो ए बोल है वो इधर V1 की स्पीड से जा रही है बेटा, है ना। और ये तो फाइनल कंडीशन है जिसके वैल्यू कितनी आ चुकी है, U/√3 हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा। और जो इनिशियल स्पीड थी बी की, इनिशियल स्पीड बेटा यहाँ पे मैं इनिशियल लिख रहा हूँ, बी की इनिशियल स्पीड यहाँ पे U थी बेटा, और इनके बीच में जो एंगल था वो 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल था बेटा। तो हमसे क्या पूछा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना बेटा, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, लेकिन ये हमेशा दोनों के सेंटर मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है बेटा, जिसे हम LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिजन बोलते हैं बेटा, लाइन ऑफ कॉलिजन। तो आफ्टर कॉलिजन जो LOC के अलोंग वेलोसिटी है वो तो V1 है, वो तो V1 ऑलरेडी है बेटा, लेकिन LOC के अलोंग ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। LOC का मतलब होता है दोनों के सेंटर मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बेटा। तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा LOC के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो U cos 30 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर V1 का वैल्यू रखें तो V1 का वैल्यू तो U/√3 हो जाता है ना, और नीचे ये U है, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है बेटा। तो U से U तो कट जाएगा, तो कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन के लिए 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई होकर 2/3 हमारा आंसर बन जाता है बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया, U/2/3 हो जाता है बेटा। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, E कितना होगा, तो जिसका वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 2/3 होता है बेटा, 2/3 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है बेटा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।